हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 9 बजे। आज का ये पहला वन शॉट है। अगले 30 दिनों में 30 वन शॉट देने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में हो तो भैया तीनों सेमेस्टर की केमिस्ट्री इस 30 दिनों के अंदर यानी एक महीने में खत्म हो जाएगी। 15 अगस्त को भैया घोषित कर देंगे कि तीनों सेमेस्टर की केमिस्ट्री खत्म है भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भैया सीनियर बच्चों से, बड़े बच्चों से जो फाइनल ईयर में है यानी फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए हैं। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इनके पास 2 पेपर हैं, केमिस्ट्री में 2 पेपर हैं, तो इन लोगों को सप्ताह में 2 वीडियोस मिल जाया करेंगी और बाकी फर्स्ट और यानी ओवरऑल इस तरीके से हम लोग अल्टरनेट चीज़ों को चलाएंगे भाई। ठीक है, आज का जो अपना पहला टॉपिक है फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री में मेरे भाई 2 पेपर हैं। एक पेपर है फर्स्ट पेपर और एक पेपर है सेकंड पेपर भाई। तो आज का जो वन शॉट है मेरे भाई ये सेकंड पेपर से है। चैप्टर का नाम है कैटालिसिस। पूरा चैप्टर यानी पूरी यूनिट हम लोग खत्म करने वाले हैं। अगर आप कोर्स में भी देख रहे हो तो यहीं पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। प्लस इस यूनिट में अगर और भी चीज़ें होंगी जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, फिलहाल अगर आप इस पूरे वन शॉट को देखते हो तो भैया पेपर में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है भाई। ठीक है, तो चलो मेरे भाई शुरू करते हैं। कैटालिसिस होता क्या है, इस कहानी को सुनाने से पहले अपनी डेली लाइफ की कहानी सुनाते हैं। मेरे भाई अभी आपकी एज क्या होगी? अगर आप गांव से बिलोंग करते हो या फिर शहर से बिलोंग करते हो तो फर्क क्या आता है पहले वो बताते हैं। कैटालिसिस तो आपको करा ही देंगे। अभी आपकी एज क्या होगी मेरे भाई? 12 और 3 15 और 5 20 के करीब आपकी एज होगी। और अगर मेरे भाई आप गाँव से हो तो लोग तुम्हें समझाने आने लगे होंगे, तुम्हारे जीजा, तुम्हारे फूफा, तुम्हारे मौसा, वो तुम्हें समझाएंगे बेटा ऐसा है, बारात कर लो वरना घर की बिरादरी बारात देर में हो दिनाई है, HF डिलक्स मोटरसाइकिल दिलाई वो बारात कर लो अब भाई। और अगर कहीं आपने उनकी बात मान ली और आपने बारात कर ली तो भैया जैसे ही तुम्हारी बारात होगी उन्हें तुम्हारी बारात से कोई लेना देना नहीं है। वो बढ़िया मौज काटेंगे, खाएंगे पिएंगे और चलते बनेंगे। यानी ओवरऑल वो सिर्फ फुरेरी लगाने का काम कर रहे हैं। फुरेरी लगाने का मतलब क्या होता है? फुरेरी लगाने का मतलब होता है कैटालिस्ट, यानी इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मेरे भाई उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है एक बार हर आदमी बताए? उत्प्रेरक का मतलब प्रेरणा देने वाला या फिर कह दें फुरेरी लगाने वाला। ठीक भाई, तो अब कैसे फुरेरी लगी? मौसा आए, मौसा ने समझाया, तुम्हारी रिएक्शन करा दी यानी तुम्हारी बारात करा दी। मौसा अपने आप फ्री होगा, फिर किसी और को समझा रहे हैं, फिर किसी और को समझा रहे हैं। ऐसे ही होता क्या है, मान लिया कि रिएक्शन है, समझो मेरे भाई, मान लिया कि रिएक्शन है, ए ने क्रिया करी बी से। अब ये क्रिया या तो इतनी तेज हो रही थी कि हम देख नहीं पा रहे, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, और या फिर इतने धीमे धीमे हो रही थी कि भैया हम बैठे बैठे सो गए तब भी रिएक्शन नहीं हुई। तो हमें एक ऐसा आदमी बुलाना पड़ेगा जो इन लोगों को थोड़ा सा हौसला दे और इनसे कहे कि तेज तेज रिएक्शन हो रही तो बवराओ मत, आराम आराम रिएक्शन करो, और अगर हल्के हल्के रिएक्शन हो रही तो कहे भैया थोड़ा सा तेज कर लो रिएक्शन ताकि बाकी लोग भी फ्री हो जाए, फटाफट से फेरे ले लो मेरे भाई। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो कैटालिस्ट क्या होता है, मेरे साथ में बोलिए, बोलो बह पदार्थ। क्या कहेंगे हम? बह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अपनी उपस्थिति से उसके वेग को परिवर्तित कर देता है। क्या मतलब? अगर वेग कम होता है तो उसे बढ़ा देता है और अगर वेग ज़्यादा होता है तो उसे कम कर देता है। उसे हम लोग कैटालिस्ट कहते हैं और उसकी रिएक्शन को हम लोग कैटालिसिस कहते हैं भाई। ठीक है, यही हमने लिखा हुआ है बिल्कुल सरल लैंग्वेज में। अच्छा, कैटालिस्ट के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? तो कैटालिस्ट के बारे में सबसे पहले बताया था भैया बर्जीलियस ने। किसने बताया था? बर्जीलियस ने। इनका नाम है जे बर्जीलियस मेरे भाई। ठीक है, तो हमने लिखा वो सब्सटेंस का मतलब वो पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से, अपनी प्रेजेंस से किसी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को चेंज कर देते हैं। कम स्पीड होगी तो बढ़ा देंगे, ज़्यादा होगी तो कम कर देंगे। क्या कहलाएंगे भाई? उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट कहलाते हैं। तथा इनसे होने वाली जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम लोग कैटालिसिस कहते हैं। यानी ओवरऑल बात करें तो पदार्थ को कैटालिस्ट और रिएक्शन को कैटालिसिस हम लोग कहते हैं भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कैटालिस्ट क्या होता है। अब अगर हम इस रिएक्शन के प्रकार की बात करें कि कैटालिसिस रिएक्शन कितने तरीके की होती है, तो इसे समझने से पहले आपको रिएक्शन की बेसिक मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी। समझो, मान लिया मेरे भाई ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी। ठीक, ने क्रिया करी, ने बनाया सी और बनाया डी। तो अब आप ये समझो, जो लोग रिएक्शन करते हैं, अगर ये लोग रिएक्शन कर रहे हैं मेरे भाई तो इन्हें हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं भैया? रिएक्टेंट। हिंदी में अगर कहें तो हिंदी में इन्हें कहते हैं हम लोग अभिकर्मक, यानी क्रिया को करने वाले, तो इन्हें अभिकर्मक कहते हैं। जो बनता है मेरे भाई इसे कहते हैं प्रोडक्ट।
क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को हिंदी में हम लोग कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं भैया? उत्पाद कहते हैं भाई, ठीक है। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन में भाग लेता है, वो रिएक्टेंट कहलाता है, और जो बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है भाई। जिसकी उपस्थिति होगी जीजा मौसा फूफा, वो क्या कहलाएगा मेरे भाई? तो वो कैटालिस्ट कहलाएगा, यानी उत्प्रेरक कहलाएगा। उसका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा, वो रिएक्शन को केवल करवाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया है तो फिर आपको दिखाते हैं कैटालिसिस के प्रकार क्या होते हैं। देखो भैया, पहला प्रकार होता है होमोजीनस कैटालिसिस। अगर आप इसे हिंदी में लिखोगे तो होमोजीनस को हम लोग कहते हैं मेरे भाई समांगी उत्प्रेरण। क्या कहते हैं? समांगी, नाम से ही पता चल रहा है। होमो माने समान, समांगी का मतलब एक जैसा। क्या मतलब मेरे भाई? यहां जो लिखा है बाद में देखेंगे। मान लिया ए ने क्रिया करी बी से, ने बनाया ई, और उत्प्रेरक जो यानी रिएक्शन को करवा रहा था वो कौन था? कैटालिस्ट यानी सी। मान लिया जो ए है वो गैस है, जो बी है वो भी गैस है, और जो उत्प्रेरक हम लोगों ने लिया है अगर वो भी गैस हो, तो आप देखिए जो रिएक्शन करने वाले रिएक्टेंट हैं वो भी गैस हैं और उत्प्रेरक भी गैस है, यानी रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों एक ही स्टेट में हैं। दोनों ठोस ठोस हों, दोनों द्रव द्रव हों, दोनों गैस गैस हों, दोनों एक ही स्टेट में हो तो कहेंगे समांगी हैं, होमो हैं। इसे हम लोग कहते हैं होमोजिनस कैटालिसिस। तो हमने क्या लिखा है? जब सबस्ट्रेट यानी जो रिएक्शन कर रहा है वो और कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक दोनों एक ही स्टेट में होते हैं, ठोस ठोस, द्रव द्रव, गैस गैस, तो इसे हम लोग होमोजिनस कैटालिसिस कहते हैं। जैसे हमने क्या लिखा भैया? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस है, O2 ऑक्सीजन गैस है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक को आप यहां भी लिख सकते हो, जैसा उत्प्रेरक शुरू में है वैसा ही आखिरी में रहेगा, रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। या फिर आप एरो के ऊपर भी लिख सकते हो, तो फिर आपको उधर लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है। तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक है। लेकिन देखो, दो लोग रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों लोग गैस हैं और ये भी क्या है? गैस है। तो भैया ये है रिएक्टेंट, ये है कैटालिस्ट, दोनों एक ही स्टेट में, दोनों गैस है मेरे भाई। तो SO3 बना है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जब दोनों एक ही स्टेट में है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? होमोजिनस यानी समांगी उत्प्रेरण हम लोग कहेंगे भाई, ठीक है। होमोजिनस के बाद अगर हम लोग बात करें तो भैया इसका उल्टा हो जाएगा, बिस्मांगी। इसे हम लोग कहते हैं हिड्रोजिनस। और हिड्रो माने क्या होता है? हिड्रो माने बिस्मांगी होता है। बिस्मांगी क्या होता है भैया? आप समझ गए होंगे। अगर समान अवस्था में थे तो समांगी थे, और अगर अलग अलग अवस्था में होंगे तो बिस्मांगी कहलाएंगे। यानी जब सबस्ट्रेट और कैटालिस्ट दोनों अलग अलग अवस्था में होते हैं, अलग अलग स्टेट में होते हैं, तभी से हम लोग हिड्रोजिनस कैटालिसिस यानी बिस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें तो भैया H2 हाइड्रोजन क्या है? देखो गैस है। ऑक्सीजन क्या है मेरे भाई? गैस है। लेकिन प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम तो ठोस है ना। तो देखो, ये जो सबस्ट्रेट हैं, जो रिएक्शन करने वाले हैं, ये गैस हैं, और भैया ये जो ठोस है सॉलिड, ये क्या है? ये ठोस है। तो यानी अभिकारक और उत्प्रेरक, सबस्ट्रेंट और साथ में कौन है? कैटालिसिस। ये दोनों, इसे अच्छा सबस्ट्रेट भी कह सकते हो या रिएक्टेंट भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो ये दोनों एक ही स्टेट में नहीं है। ऊपर वाला भैया जो क्रिया कर रहा था वो भी गैस था, और जिसकी उपस्थिति में थी वो भी गैस था, तो वो समांगी था। यहाँ क्रिया करने वाले गैस हैं, करवाने वाला ठोस है, यानी अवस्था अलग अलग है। तो इसे हम लोग कहेंगे बिस्मांगी उत्प्रेरण। यही हमने लिखा हुआ है कि जब सबस्ट्रेट कह दो या फिर रिएक्टेंट कह दो मेरे भाई, एक ही बात है। जो आपको सही लगे वो आप लिख लेना। तो जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों अलग अलग स्टेट में होते हैं तो इसे हिड्रोजिनस कैटालिसिस हम लोग कह देते हैं भैया, ठीक है। अगले की तरफ चलते हैं मेरे भाई। तीसरा प्रकार क्या है? तो तीसरा प्रकार है पॉजिटिव कैटालिसिस। अब पॉजिटिव कैटालिसिस कैसे होते हैं? जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अच्छी बातें करेंगे। जैसे मान लिया कोरोना आ गया, ठीक, जब आया था 2020 में, तो जब कोरोना आया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे भैया, बहुत सारी कोचिंगें शहर में ऐसी थी जो बंद हो गई। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने ढूंढा, रिसोर्सेज ढूंढे, ऑनलाइन आए। और भैया शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई क्योंकि स्टेटस भी लगाना नहीं आता था, तो हम लोग ऑनलाइन आए और धीरे धीरे करके पढ़ाना शुरू किया। तो हम लोगों ने उसे पॉजिटिवली लिया और ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। तो पॉजिटिव का मतलब जो रिएक्शन हम कराना चाह रहे हैं, अगर उस हिसाब से रिएक्शन हो रही है तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। और कराना चाह रहे थे कुछ और, हो गया कुछ और, तो निगेटिव हो जाएगा भाई। तो पॉजिटिव कैटालिसिस का मतलब होता है कि जिनकी उपस्थिति में रेट अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने लिखा बेस सब्सटेंस जिनकी प्रेजेंस में किसी रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, यानी
रिएक्शन अच्छे से होने लगेगी वो पॉजिटिव कैटालिसिस कहलाएंगे, तथा इनकी रिएक्शंस को हम लोग पॉजिटिव कैटालिसिस कहेंगे। उन जिनकी उपस्थिति में होगा वो कैटालिस्ट हैं, रिएक्शन को कैटालिसिस कहेंगे मेरे भाई, ठीक है। जैसे ये H2 है, रिएक्शन वही वाली ली है हमने मेरे भाई। ये कौन था बताओ? गैस। ये भी कौन था मेरे भाई? गैस। और ये कौन था? ठोस। ये बिस्मांगी उत्प्रेरण में जो लिखा है, यानी हाइड्रोजनस में जो लिखा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि आपको कम रिएक्शन याद करनी पड़े। तो भैया H2 और O2 रिएक्शन तो कर ही रहे थे, लेकिन जब प्लेटिनम आया, प्लेटिनम ने कहा चिंता ना करो, मैं हूं ना, और इन्होंने रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया, थोड़ा जल्दी जल्दी पानी बनने लगा। ये पॉजिटिव कैटालिसिस का काम करेगा मेरे भाई, ठीक है। अब पॉजिटिव है तो निगेटिव कैटालिसिस भी होगा। आप समझ गए इसका उल्टा क्या होगा? जिसकी उपस्थिति में रेट कम हो जाए। कम होने का मतलब आपके एक दो दोस्त होंगे, तुम पढ़ने बैठे, उनने क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, बोले नहीं पढ़ने रहे, चलो घूम के आते हैं। घूमने चलेगा तो पूरा दिन बर्बाद हो गया। तो ये निगेटिव कैटालिसिस है मेरे भाई। तो बेस सब्सटेंस जिनकी प्रेजेंस में किसी केमिकल रिएक्शन का रेट कम हो जाता है, भिनक जाते हैं भाई, वो तो निगेटिव कैटालिस्ट कहलाते हैं। इनकी रिएक्शंस निगेटिव कैटालिसिस कहलाती हैं। जैसे मेरे भाई H2O2 का नाम क्या है भैया? बोलो मेरे साथ में। तो H2O2 का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ग्लिसरॉल की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब इतना लंबा तो लिखेंगे नहीं, तो हिंदी में लिख दिया ग्लिसरॉल, या आप इंग्लिश में लिख लेना। तो जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रिएक्शन होती है तो पानी और O2 तो बनता है, लेकिन जब ग्लिसरॉल की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो थोड़ा धीमे धीमे बनता है, रेट कम हो जाता है। इसी को हम लोग निगेटिव कैटालिस्ट, ये कहलाएगा निगेटिव कैटालिस्ट, और ये रिएक्शन कहलाएगी निगेटिव कैटालिसिस मेरे भाई, ठीक है। फिर है कैटालिटिक प्रमोटर। अब देखो कैटालिस्ट को भी प्रमोट करने वाले लोग हैं। मान लिया जीजा आए, अब अकेले जीजा तुम्हें नहीं समझा पा रहे हैं कि तुम बारात कर लो, तो संग में फूफा भी आ गए। बोले सही तो कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो ठीक है। तो भैया जीजा कौन थे? कैटालिस्ट थे। अब उन्हें प्रमोट करने के लिए, उनकी भी ताकत कम पड़ रही, तो उन्हें बढ़ाने के लिए कौन आ गया? पीछे फूफा जी आ गए। उसी तरीके से जब कोई उत्प्रेरक अकेला इस्तेमाल नहीं कर पाता रिएक्शन में, तो उसे बढ़ाने के लिए, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए एक और एलिमेंट आता है जिसे हम लोग कैटालिटिक प्रमोटर कहते हैं। तो हमने कहा वे सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट नहीं होते हैं। फूफा कैटालिस्ट नहीं है, कैटालिस्ट तो जीजा है, लेकिन वो क्या करते हैं? वो अपनी प्रेजेंस से कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक कह रहे हैं भैया, जीजा है तुम्हारे भले के लिए तो कह रहे हैं, एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। उसे हम लोग कहते हैं कैटालिटिक प्रमोटर। जैसे कि रिएक्शन है मेरे भाई, जो हैबर विधि होती है, आपको पता होगा, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, जो हैबर प्रोसेस होता है मेरे भाई, हैबर विधि में क्या होता है? नाइट्रोजन गैस है, H2 गैस है, रिएक्शन होती है और उपस्थिति होती है Fe और MO की। Fe माने क्या होता है? आयरन, और MO माने क्या होता है? मॉलिब्डेनम। तो Fe कौन है? उत्प्रेरक है, लेकिन ये अकेला रिएक्शन नहीं करा पा रहा है, तो इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए ये प्रमोटर है जो कि मॉलिब्डेनम है, और भैया रिएक्शन में क्या बन जाती है? अमोनिया। इसका अगर अपोजिट बात करें तो कैटालिटिक पॉइजन भी होंगे, वो बढ़ा रहे थे। ये क्या करेंगे? ये जो शक्ति है भी कैटालिस्ट के बाद, उसे भी बर्बाद कर देंगे, उसे भी खत्म कर देंगे। जैसे मान लिया कोई हम तो कैटालिटिक पॉइजन का काम कई बार कर देते हैं। एक बार एक पिताजी आए मेरे पास बहुत गुस्से में, बोले हमारा लड़का मैच बहुत खेलता है। अब हम थोड़े अलग मूड में थे, तो हमने कहा अंकल जी यार मैच लड़का ही खेलेगा, हम और आप थोड़ी खेलेंगे। बोले हाँ बात तो सही। हमने यार लड़का फिट है, लड़का अगर खाली मैच खेल रहा कोई बुराई नहीं है, साथ में पढ़ने में अच्छा था, हमने वो पढ़ने में अच्छा है, कोई पुड़िया नहीं खा रहा, कोई घूम नहीं रहा, अगर वो टाइम से 1 घंटे खेलने जा रहा है तो दिक्कत क्या है? तो भैया अगर हम उनका साथ दे देते तो हम प्रमोटर हो जाते हैं। हमने विरोध कर दिया तो उनकी बात वहीं खत्म हो गई। तो इसे कहते हैं जो कैटालिस्ट जोश में आया था उसकी बात को खत्म कर देना मेरे भाई, रिएक्शन होने ही नहीं दी। तो बेस सब्सटेंस जो किसी कैटालिस्ट की एक्टिविटी को खत्म कर देते, नष्ट कर देते हैं, कैटालिटिक पॉइजन कहलाते हैं। जैसे अगर आर्सेनिक के कंपाउंड हैं तो प्लेटिनम के लिए भैया कैटालिटिक पॉइजन का काम करेंगे। प्लेटिनम किसी भी रिएक्शन में हो, उसमें कौन मिला दो? आर्सेनिक मिला दो, प्लेटिनम कुछ नहीं कर पाएगा, प्लेटिनम का खेल खत्म हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। फिर भैया इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो मेरे भाई कैटालिटिक कर क्या रहे हैं? जो कैटालिस्ट हैं वो कर क्या रहे हैं? उत्प्रेरक क्या कर रहे हैं? उत्प्रेरक रिएक्शनों को करवा रहे हैं कि भैया करो रिएक्शन, हम तुम्हारे साथ हैं।
तो हर एक विशेष रिएक्शन को कराने के लिए विशेष उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी में, भैया पाचन के लिए अलग एंजाइम है, ठीक है, श्वसन के लिए अलग एंजाइम इस्तेमाल कर रहा है, श्वसन के लिए तो एंजाइम नहीं कहेंगे लेकिन पाचन के लिए अलग एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है, लार में हमारी अलग एंजाइम है, यानी ओवरऑल शरीर में जितनी क्रियाएं हो रही हैं उन सब के लिए अलग अलग एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है। वैसे ही अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। तो कैटालिस्ट बहुत स्पेसिफिक होते हैं तथा किसी स्पेशल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कैटालिस्ट का प्रयोग करते हैं, और बहुत ज्यादा नहीं चाहिए मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि जीजा जी हैं तो इज्जत तो है, थोड़ा भी कहेंगे तब भी काम हो जाएगा भाई। तो इनकी बहुत कम मात्रा ही हाईली इफिशिएंट होती है, थोड़ा भी होगा तब भी रिएक्शन को अच्छे से करा देगा। इनका नेचर कोलोइडल होता है। कोलोइडल क्या होता है भैया? कोलोइडल मतलब होता है, देखो, एक तो होता है वास्तविक विलयन जो कतई शरबत जैसा पतला विलयन है, और एक होता है सस्पेंशन यानी निलंबन जो रेता मट्टी में डाल दो वो वाला मामला है, और एक होता है कोलोइडल यानी कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या होता है? शहद है, मोम है, फेविकोल है, ये जो गाढ़े वाले विलयन है इन्हें हम लोग कोलाइडी विलयन कहते हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इनका नेचर कैसा होता है? कोलोइडल होता है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर, अब जरा ध्यान से समझिए भैया कि अगर उत्प्रेरक अच्छे से काम करवाना है तुम्हें तो वो कितने पे काम करेगा? तो भैया इनका टेम्परेचर होता है 25 से 30 या 25 से 35, अगर थोड़ी रेंज बढ़ाएं तो ये 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, और इनका जो पीएच मान होता है वो 5 से 7 पीएच वैल्यू पे ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये बिल्कुल वैसी कहानी है मेरे भाई जैसे सिरका बनता है, सिरका बनाने के लिए एंजाइम चाहिए, जीवाणु चाहिए, माइकोडर्मा एसिटी चाहिए, उसके लिए भी यही कंडीशन होगी। इसीलिए तुमने देखा होगा कभी कभी मम्मी क्या कहती हैं, सिरका उतर गया, बोले उतरा कैसे? तो भैया ठंड बहुत ज्यादा होगी, गर्मी बहुत ज्यादा होगी, तो वो जो बैक्टीरिया उसमें थे माइकोडर्मा एसिटी वो डीएक्टिवेट हो गए। मम्मी ने क्या करा, ठंड ज्यादा थी, उठा के उसे धूप में रख दिया, बोले सही हो गया सिरका। क्यों? क्योंकि भैया ठंड में टेम्परेचर कम हो गया था, मम्मी ने धूप में रखा, फिर टेम्परेचर 25 प्लस हुआ, और जैसे प्लस हुआ बैक्टीरिया फिर से एक्टिव, जा धूप में आ गए, और फिर क्या होगा मेरे भाई, दोबारा से सिरके में स्वाद आने लगेगा, बढ़िया बैक्टीरिया खाते रहो, कीड़े खाते रहो बैठे हुए, और बेहतरीन मौज तरीके से काटते रहो, बोले बड़ा बढ़िया पपीते का अचार लग रहा है, हमें बड़ा अच्छा लगता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से भैया इनके लिए एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, कोलोइडल विलयन होता है, पीएच वैल्यू निश्चित होती है, किसी निश्चित रिएक्शन के लिए निश्चित कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, किसी में कोई भी नहीं फिट हो जाएगा, और एक बार ही जीजा की जी कहेंगे, यानी थोड़ी सी मात्रा ही पर्याप्त है किसी रिएक्शन को कराने के लिए मेरे भाई, ठीक है। फिर इसका लॉक की मॉडल है, ये क्या है भैया? लॉक की मॉडल बहुत आसान है। देखो ताला होता है, ताले में क्या होती है? जगह, उसमें चाबी आके फिट हो जाती है। उसी तरीके से उत्प्रेरक कौन है? रिएक्शन को कराने वाला जीजा तुम्हारे, फूफा तुम्हारे, अब वो घर पे बैठे हुए हैं, हाँ भैया विजेंदर कहाँ है? मतलब विजेंदर को जरा मेरे घर भेज देना। अब जीजा बैठे हुए हैं, तुम गए विजेंदर के घर, मतलब तुम गए जीजा जी के घर, विजेंदर गए। अब जब जीजा जी के घर विजेंदर पहुंचे, हाँ भाई विजेंदर बैठो, क्या पियोगे, चाय कॉफी? अब उनके पास खाली जगह है, विजेंदर जाके वहाँ बैठा, उसे समझाया, चाय पिलाई, बोले बारात कर लो, बात सही हो जाएगी, बस उसे टहला दिया, टहलाने के बाद बोले जाओ बारात करो जाके, और अपने आप फिर बैठे हुए मौज में, फिर किसी दूसरे को बुला रहे हैं। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? खाली होते हैं, उनके पास खाली जगह होती है, वहां पर आते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट, जिन्हें रिएक्शन करनी है, आके फिट हो जाते हैं, जैसे ताले में चाबी फिट हो जाती है, और जैसे ही प्रोडक्ट बनता है, जैसे रिएक्शन होती है, वैसे भैया वो लोग चले जाते हैं अपना रिजल्ट लेके, और ये फिर बैठे हुए हैं, फिर कोई बौरा आएगा उसे फंसाएंगे। तो रियलिटी है एंजाइम की जो भैया सरफेस होती है, अभी आपको बताया कोलोइडल होते हैं, कोलोइडल मतलब शहद है, ठीक है, लेई है, तो ये सब चिपचिपी सरफेस हैं, जब चिपचिपी हैं तो इन पे आराम से आके लोग चिपकेंगे रिएक्शन कराने के लिए। तो सरफेस पर कुछ सर्टेन शेप के सब्सटेंस मॉलिक्यूलर आकर फिट हो जाते हैं। क्यों फिट हो जाएंगे? जिस प्रकार ताले में चाबी यानी कुंजी फिट हो जाती है, जैसे ताले में आके चाबी फिट हो जाती है, वैसे ही यहां पर आकर मेरे भाई जो लोग रिएक्शन करने वाले हैं, सब्सटेंस मॉलिक्यूल हैं, वो आकर फिट हो जाएंगे। कैसे रिएक्शन होगी? तो सबसे पहले जो एंजाइम होगा, देखिए मेरे भाई, सबसे पहले जो एंजाइम होगा, सबस्ट्रेट, देखो एंजाइम भी एक तरीके का उत्प्रेरक ही है, रिएक्शन को करा ही रहा है। तो भैया सबसे पहले जो ये मॉडल भी एंजाइमों के लिए ही दिया गया है, लॉक की मॉडल, एंजाइम क्या होते हैं ये भी अभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो एंजाइम होंगे भैया, जो एंजाइम है उत्प्रेरक है, जो समझ लो लगभग, आप एक बात याद रखना, आप एंजाइमों के गुण भूल जाओ, उत्प्रेरक के लिख देना, उत्प्रेरक के भूल जाओ, एंजाइम के लिख देना, दोनों का काम लगभग एक ही है भाई, ठीक है। तो एंजाइम थे बैठे हुए,
जीजा बैठे हुए हैं, सबस्ट्रेट आया रिएक्शन करवाने, जीजा ने कहीं यहाँ बैठो, बैठाल दिया, बैठाला तो ये देखो माध्यमिक यौगिक बना है, यानी इंटरमीडिएट बना है। जीजा की और बच्चे की बातचीत हो रही है। अब जब बातचीत हो गई, जीजा ने कही ठीक है जाओ मौज करो जाके, तो भैया जब इनने मौज करी तो ये प्रोडक्ट का निर्माण किया। बोले 1 से 2 हो गए, बारात हो गई मेरी, और जीजा जैसे फ्री थे वैसे फ्री फिर बैठे हुए हैं। बोले अरे यार चलो ठीक है, एक की बारात करा दी, अब किसी दूसरे को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइब्रिड कंपाउंड या इंटरमीडिएट बनाता है। यह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बदल जाता है और एंजाइम जैसा शुरू में था वैसा ही बच जाता है, और इस प्रकार ये रिएक्शन लगातार चलती रहती है भाई, ठीक है। इसी तरीके से एडजॉर्प्शन थ्योरी होती है। देखो 2 बातें होती हैं, एक अवशोषण और एक अधिशोषण। यहां पर है अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या है और एडजॉर्प्शन क्या है। मान लिया ये कॉपी है, केवल इसकी सतह के ऊपर पानी गिर जाए तो ये अधिशोषण कहलाएगा, और इसकी किताबों के पन्ने के अंदर तक पानी चला जाए तो ये एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण कहलाएगा, सोख लिया अंदर तक। तो ये थ्योरी है एडजॉर्प्शन, यानी सरफेस होगी, सरफेस के ऊपर लोग आएंगे, रिएक्शन करेंगे और चले जाएंगे भैया, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, रिएक्शन करने वाले सब, जैसे हम भी यही काम कर रहे हैं। ये हमारी छत है, हमारी सरफेस है, हम यहाँ खड़े हुए हैं, लोग बच्चे दूर दूर हैं, बच्चे दूर दूर से यहाँ आते हैं, हमारी सरफेस पे इकट्ठा होते हैं, मेरी मदद से रिजल्ट का निर्माण करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं रिजल्ट लेके। हम दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म भी यही कर रहा है, यूट्यूब पे भी तो यही है भैया, हम पढ़ा रहे हैं, आप आए हो, आने के बाद आप अपना रिजल्ट का निर्माण करोगे और हमें छोड़ के चले जाओगे। हम फिर इंतजार करेंगे कोई दूसरे बच्चे आए और आके वीडियोज़ को देखें। तो इसी तरीके से भैया कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो रिएक्शन करने वाले हैं दूर दूर होते हैं, कैटालिस्ट अपनी सतह पर एब्जॉर्ब कर लेता है, कहता आओ भैया बैठो आके, जिससे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। जब दूर दूर थे तो रिएक्शन नहीं कर रहे थे, पास पास आ गए तो कैटालिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जैसे ही कोई सबस्ट्रेट कैटालिस्ट की मदद से प्रोडक्ट बनाएगा, रिएक्शन होगी, कैटालिस्ट उसके लात मारेगा, हो गया जाओ, हो गया भैया, पास होगा 12 तुम, या BSc पास हो गया, अब जाओ अपनी दुकानदारी देखो जाके। तो भैया कैटालिस्ट इसे अपनी सरफेस से फ्री करके पुनः एक्टिव हो जाता है। जैसे ये फिर वही रिएक्शन लिख दी हमने, H2 है O2 है, अलग अलग भटक रहे थे, प्लेटिनम ने इन्हें इकट्ठा करा, इकट्ठा करके पानी बना दिया, अपने आप मौज काट रहा है मेरे भाई, ठीक है। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी होती है। इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता है, बहुत आसान है भैया, 2 आदमी होंगे, पहला आदमी उत्प्रेरक के पास जाएगा, बोले भैया हमारी उनसे बारात करा दो, बात कर लो, तो उन लोगों में इंटरमीडिएट बनेगा। वो उनके बाप से बात करेंगे, कहीं जाओ बारात कर लो, तुम दोनों की बारात करा देंगे, अपने आप वो फ्री हो जाएंगे, वही वाला मामला है भाई। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किन्हीं 2 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में से, 2 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होंगे, उनमें से कोई एक जाएगा, एक मॉलिक्यूल कैटालिस्ट के साथ इंटरमीडिएट बनाएगा, कहेगा बात कर लो उनके पिताजी से, और वो भैया जब बात करेंगे तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन जाएगा, और कैटालिस्ट जैसा था वो वैसा ही दोबारा से अलग हो जाएगा। जैसे अगर आप देखें O2 है, O2 ने NO कैटालिस्ट है, इनके पास गया, इंटरमीडिएट बनाया 2NO2। अब 2NO2 भैया ये दोनों लोग गए, मिल के गए किसके पास, इनके पिताजी के पास, SO2 के पास, बोले बारात कर लो, बोले कर लो। तो SO2 के पास गए, इनने भैया SO3 बना लिया, और जो 2NO थे जो मिल गए थे इनके साथ, वो बेचारे फिर से अलग हो गए, वो फिर रिएक्शन ढूंढेंगे जाके, ये SO3 बन गया, यानी O2 और SO2 ने मिलकर SO3 को बना दिया मेरे भाई, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ जियोलाइट, भैया ये पेपर में खूब आया है, जियोलाइट की क्या उत्प्रेरक के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जो जियोलाइट होता है मेरे भाई, ये पेट्रोलियम के रिफाइनिंग, यानी जो कच्चा तेल होता है उसकी रिफाइनिंग में इस्तेमाल होता है। जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें भैया क्रैक करने यानी तोड़ने के लिए पेट्रोल, डीजल, LPG बनाने के काम में आता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की ब्रांचिंग बढ़ाने में, ब्रांचिंग समझते हो, हाइड्रोकार्बन समझते हो, जिसमें कार्बन है और जिसमें हाइड्रोजन है वो हाइड्रोकार्बन है। तो भैया अगर ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर है, तो अगर हमें ब्रांचें बढ़ानी है, इधर उधर लटक बढ़ानी है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एल्काइलेशन और एरोमेटाइजेशन में ये भैया इको फ्रेंडली कैटालिस्ट है, और साथ ही साथ एल्काइलेशन समझते हो, एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, CH3 जुड़ जाएगा, C2H5 जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ जोड़ने के काम आएगा। एरोमेटाइजेशन यानी बेंजीन जैसी कुछ प्रॉपर्टी शो करने की कोशिश करेगा। ये जो रिंग वाले यौगिक होते हैं, इस तरीके की अगर चीजें चाहिए आपको, तो भैया इसका इस्तेमाल हम लोग जियोलाइट का करते हैं। 2 नंबर में आता है, तो आप इसे भी देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। मैकालीज की मेंशन इक्वेशन क्या है, तो भैया पहले ही समझ लो, ये न्यू नहीं है, ये बी बना हुआ है, और वी माने क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी शुरुआत में वेग कितना है, ठीक। अधिकतम वेलोसिटी यानी ज्यादा से ज्यादा वेग कितना है। एस माने सबस्ट्रेट, जो लोग रिएक्शन कर रहे हैं वो कितने गाढ़े हैं, यानी उनकी कंसंट्रेशन, उनकी सांद्रता कितनी है। भैया हम अभी खाली पेट पढ़ा रहे हैं, तो अगर हमें उल्टी हो भी जाएगी तो सिर्फ पानी निकलेगा,
यानी कंसंट्रेशन उसका बहुत कम होगा। और कहीं हम छोले भटूरे खा के आए होते तो भैया सांद्रता ज्यादा होती, सांद्र का मतलब गाढ़ा, कंसंट्रेट, तो छोले भटूरे भी निकलते मेरे भाई, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होता है यार। तो उसी तरीके से एस माने जो लोग रिएक्शन कर रहे हैं या उनकी सांद्रता यानी कितनी मात्रा है वो है। Km क्या है, Km भैया इनकी इक्वेशन क्या है, मैकालीज की इक्वेशन है, तो ये मैकालीज कांस्टेंट है। और S फिर वही है, यानी जो सबस्ट्रेट जो रिएक्शन कर रहे हैं उनकी मात्रा है मेरे भाई, ठीक है। तो ये मैकालीज इक्वेशन होती है, कई बार 2 नंबर में आई हुई है, तो ये भी आपको पढ़नी है। एंजाइम क्या होते हैं अभी आपको बताया। एंजाइम सरल भाषा में कहें तो जो जीवों की कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, जीवों की सारी रिएक्शनों को करवाते हैं, 5 से 7 पीएच मान, 25 से 30 टेम्परेचर पर एक्टिव होते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। वे रिएक्शंस जो एंजाइम द्वारा प्रेरित होती हैं उन्हें एंजाइम कैटालिसिस कहते हैं। जब एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं तो इन्हें बायोकैटालिस्ट कहते हैं। कैसे बनते हैं, तो ये हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले नाइट्रोजन युक्त, यानी इनमें नाइट्रोजन होता है। बेसिकली हम आपको बताते हैं होता क्या मेरे भाई। देखो एंजाइम जो होते हैं वो असलियत में होते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। और एमिनो अम्ल का मतलब क्या, एमिनो का मतलब जिसमें NH2 होगा, और एसिड का मतलब जिसमें COOH होगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें C है, H है, O है और N है, इसीलिए कह रहे हैं नाइट्रोजन युक्त जो प्रोटीन है वही एंजाइम की तरह भी काम करते हैं। तो उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, एक एमिनो अम्ल, एक और एमिनो अम्ल, एक और, बहुत सारे जब एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो भैया जुड़ने के लिए जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। और जब बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो ये पॉलीपेप्टाइड हो जाता है, जिसे ही हम लोग प्रोटीन कह देते हैं या फिर हम लोग क्या कह देते हैं, एंजाइम मेरे भाई, ठीक है। इनकी भी विशेषताएं वही होंगी, ये केमिकली प्रोटीन होते हैं, यानी प्रोटीन ही है जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लिविंग सेल्स में भाई, ठीक है। ये भी टेम्परेचर में परिवर्तन पे प्रभावित होते हैं। भैया टेम्परेचर कितना होना चाहिए बताइए, तो अभी आपको बताया था कि टेम्परेचर होना चाहिए 25 से लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। इनकी रिएक्शन विशिष्ट होती है, जैसे उत्प्रेरकों के लिए विशेष रिएक्शन है वैसे ही विशेष रिएक्शन के लिए इनकी भी भैया विशिष्ट रिएक्शन होती है। इनमें एक नॉन प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है, ये प्रमोटर का काम करेगा कि एंजाइम की ताकत को बढ़ाने के लिए एंजाइम क्या करता है, अपने अंदर एक नॉन प्रोटीन युक्त पदार्थ रखता है जिसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई को एंजाइम। को एंजाइम क्या करता है, इसे को फैक्टर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये एंजाइम की ताकत को बढ़ाने का काम करता है मेरे भाई, ठीक है। और आखिरी में मेरे भाई टर्नओवर नंबर है, बहुत ही आसान है। अगर आप इसे एक लाइन में समझना चाहो तो ये वाली लाइन हम आपको पढ़ देंगे, पर सेकंड। यहां अगर दिखाई ना दे रहा हो तो पर सेकंड का मतलब होता है हर एक सेकंड में रिएक्शन कौन करने आ रहा है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं। काहे में बदल रहे हैं, तो भैया प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो हर एक सेकंड में कितने लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, टर्न ओवर नंबर यानी संख्या कहते हैं। टर्न माने बदलना, जरा देखिए मेरे भाई, नाम क्या है इसका, टर्न ओवर। टर्न माने परिवर्तित, कितने लोग परिवर्तित हो रहे हैं, आए रिएक्शन करी प्रोडक्ट बनाए, आए रिएक्शन करी, कितने लोग प्रोडक्ट बना पा रहे हैं उसे ही हम लोग टर्नओवर नंबर कहते हैं मेरे भाई। लिखते काहे से हैं, तो के कैट बराबर होता है बी मैक्स अपान में होता है मेरे भाई ईटी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो कौन सी चीज क्या है, हमने लिख दिया जो के कैट है, कैट फॉर कैटलिस्ट आप कह सकते हो। तो के यहां पे टर्नओवर नंबर है, वी मैक्स अधिकतम वेग है, और जो ईटी है वो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है, यानी कितना एंजाइम हमें चाहिए, कितना एंजाइम की वेलोसिटी होनी चाहिए, कितना एंजाइम हमें चाहिए कि जो भी सबस्ट्रेट आए या उसी को रिएक्टेंट कहते हैं आए, वो बदल जाए मेरे भाई काहे में, प्रोडक्ट में। तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जितने बदलेंगे, जितने बदलते जाएंगे उनके नंबर को ही हम लोग टर्नओवर नंबर मेरे भाई कह देते हैं, ठीक है। तो ये भैया 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के सेकेंड पेपर का एक यूनिट है, तीसरी या चौथी यूनिट होगी मेरे भाई, मोस्ट वांटेड ये यूनिट है। उम्मीद करते हैं, देखो इसमें से आपको कम से कम, मेरे हिसाब से कम से कम अगर बात करें तो आपको कम से कम 12 से 15 नंबर का पेपर मिल जाएगा। आज पहला वन शॉट है, 30 दिनों में 30 वन शॉट आएंगे, जिनमें से 14 वीडियोस 5th सेमेस्टर की होंगी, बाकी फर्स्ट की और थर्ड की होंगी, और तीनों खत्म कर देंगे 30 दिनों के अंदर। तो पहली बार देख रहे हो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। 14 साल में पढ़ाते हुए हो गए। मेरा नाम है डॉक्टर सत्यम वाजपेयी, और सिर्फ पढ़ाते ही हैं। 7-8 घंटे ऑफलाइन पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं या यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं मेरे पास।
सिर्फ पढ़ाने के लिए प्योर कंटेंट है बीएससी से रिलेटेड। आप बीएससी का कोई कंटेंट सर्च करना, अपनी वीडियो जरूर आएगी भाई। तो मन लगाते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना भैया चूता है, तब जाके ये कंटेंट प्रोड्यूस हो पाता है। तो अगर आप पढ़ोगे मन लगा के, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भैया जब आंकड़े बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।